किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए, जो वाकई में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल उठाना बहुत जरूरी है। मुझे किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब है जो आज तपती धूप में मर रहे हैं, पशु एक्सीडेंट होकर रोड पर मर रहे हैं और बेरोजगार युवा दिन रात घुट घुट कर जी रहे हैं। आप ये बात खुद से पूछ कर देखिए, क्या वाकई में ये नेता लोग अपने प्रजाओं के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं? अगर हाँ, तो क्यों हमारे मुखिया हमें ऐसे अनाथों की तरह भटकने को छोड़ देते हैं? क्यों हमें बचपन से बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और आज यही बेरोजगार युवा जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करते थे, वो आज किसी कोने में बैठकर ये सोच रहे हैं कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? हमें ऐसा किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या वो बचपन वाली खुशियाँ फिर से हमें कभी मिल पाएगी या नहीं? आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, किस तरह हमें अंधकार में ढकेला जा रहा है। क्या दिया तुमको? मेरी हालत देख लो, अपनी हालत देख लो। पूरा विपक्ष यही कह रहे हैं ना कि मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, लोकतंत्र खतरे। नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ऐसा क्या हुआ कि सभी तरफ जो अन्य पार्टी के सपोर्ट में थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, मानो ऐसा लग रहा था कि अब तो बीजेपी की सरकार आना मुश्किल है। लेकिन एग्जिट पोल के परिणाम ने सब कुछ एकदम से बदल कर रख दिया। क्या ये एग्जिट पोल एक सोची समझी साजिश थी कि एकदम से बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ जीत से लोगों को सदमा न लग जाए, या फिर से ईवीएम घोटाले की साजिश? एग्जिट पोल चुनाव के बाद किया गया सर्वे होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि आखिर चुनावी लहर किस दिशा में बह रही है। दरअसल सर्वे करने वाली एजेंसियां अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर रैंडमली मतदाताओं का चयन करके उनसे पूछते हैं कि उसने किससे वोट किया। मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव के रिजल्ट का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये एग्जिट पोल के नतीजे एकदम से सटीक नहीं होते हैं। कभी कभी चुनाव का रिजल्ट एकदम से विपरीत हो जाता है। नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो चिपकाया गया तो हम लोग यहाँ वोटिंग ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। ये इशू ऑलमोस्ट सभी पार्टियों में होती है। अगर वो हार जाती है तो सभी पार्टी ईवीएम स्कैम का ब्लेम करती है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो वो चुप हो जाती है। जब 2009 की जनरल इलेक्शन में बीजेपी हारी थी तो इसकी स्पोक पर्सन ने इस पर तो पूरी किताब लिख डाली थी कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। GVL नरसिम्हा राव ने इस पर तो पूरी किताब लिखी और इसका डेफिनेट प्रूफ बीएमसी इलेक्शन में आया था जो 2017 में हुई थी कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट मिले। कैंडिडेट ने कहा कि मैंने कम से कम अपना वोट तो मैंने खुद ही दिए थे और मेरी फैमिली भी मुझे ही वोट दी थी, फिर कैसे 0 वोट आया? आखिर हम ईवीएम पर वोट क्यों डालते हैं, बैलेट पेपर पर क्यों नहीं? क्या ईवीएम पर वोट डालना पारदर्शिता है या पहले बैलेट पेपर पर वोट डालना पारदर्शिता था? इसके पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं। सन 1989 से पहले हमारे देश में बैलेट पेपर का यूज किया जाता था वोटिंग के लिए। इसमें वोटर्स को कागज पर अपनी पसंदीदा पार्टी पर निशान लगाना होता था और इस तरह सबकी पसंद एक बैलेट पेपर के बॉक्स में बंद हो जाया करता था और बाद में सबके सामने इस बैलेट पेपर को पढ़कर रिजल्ट का घोषणा करते थे। लेकिन ऐसा पाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर माफिया द्वारा गिनती के लिए जा रहे ट्रकों को उसी नंबर के ट्रकों से बदलकर, जिसमें उन वोट माफियाओं के पसंद के पार्टियों को वोट पड़े हुए होते थे। लोकल लेवल पे ऐसे कई कांड सामने आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को हरी झंडी दे दी और ये कहा गया कि ये 100% सिक्योर और सुरक्षित है। लेकिन सन 2010 में तकनीक और वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस ईवीएम पर एक गंभीर रिसर्च की और रिसर्च में ये पाया गया कि अगर वोट माफिया को थोड़ा सा भी ईवीएम का एक्सेस मिले तो बड़ी मात्रा में वोटों को बदलकर चुनाव को बड़ी मात्रा में प्रभावित किया जा सकता है। और ऐसे ही रिसर्च अमेरिका और जर्मनी में सामने आया तो अमेरिका और जर्मनी में इन मशीनों को बैन कर दिया गया, क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव के प्रोसेस को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। हमने देखा कि जिस ईवीएम पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, अगर इस तरह की छेड़छाड़ ईवीएम में वाकई में हो रही है तो हमारा लोकतंत्र अंधकार पर टिका हुआ है। आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव में फेंक दिया। आयरलैंड में मानना था कि इस तरह की मशीनें लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करती। केवल भारत, नाइजीरिया,
वेनेजुएला और यूक्रेन जैसे गरीब और विकासशील देशों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है और कुछ गरीब देशों में इसे लगाने की योजना चल रही है। जरा सोचिए क्यों? गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर देश गरीब देश के रिसोर्सेज को लूटते हुए आए हैं। सरकार के रूप में एजेंट स्थापित करके ये बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती है और इसका परिणाम हम आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मियों से भी देख सकते हैं। अगर वाकई में सरकार को जनता की परवाह होती तो वो आज हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या करेंगे ऐसे डेवलपमेंट का जब यही डेवलपमेंट लोगों की जिंदगी लेने लगे? इंटरनेट और मोबाइल के आने से कागज के वोटों का हेराफेरी करना मुश्किल हो गया है। क्या इसलिए ईवीएम मशीन लगाई गई है कि बिना कोई सबूत के घोटाला किया जा सके और विपक्ष का काम तमाम हो जाए? बस फिर धोखेबाज सरकार दनादन विदेशी निवेश और इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथों में देश को बेचती है। इस ईवीएम मशीनों को कुछ सालों में बदलना होता है। इसे चलाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना होता है और पारदर्शिता के नाम पर इसमें कागज की पन्नी लगाया जाए तो इसका खर्चा अलग। इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है, ये सरासर झूठ है। 5 सालों में बैलेट पर जितना खर्चा होता है उतना तो हम एक दिन अखबार छापने में खर्चा कर देते हैं और सारा प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होता है। हमें नहीं पता ये किस हद तक हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो हमें आवाज उठाना होगा। ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विधाता।